एवरीवन वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो जो एग्जिम बैंक है यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जिसमें वो रिक्रूट कर रहे हैं मैनेजमेंट ट्रेनी, डेप्यूटी मैनेजर और चीफ मैनेजर के पोस्ट के लिए। नोटिफिकेशन पीछे हमारे खुला है, तो लेट्स डिस्कस कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगे सब पे डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले आते हैं हम डेट्स पे, ठीक है। तो वेबसाइट लिंक ओपन का डेट दे रखा है उन्होंने 22 मार्च 2025। वेबसाइट लिंक ओपन मतलब वेबसाइट पे जो लिंक है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो वो खुलेगा कब? तो वो खुलेगा 22 मार्च को। यानी 22 मार्च से आप इस पोस्ट के लिए जो उन्होंने पोस्ट निकाला है आपका मैनेजमेंट ट्रेनी का, आपका डेप्यूटी मैनेजर का, चीफ मैनेजर का, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो, तो उन पोस्ट के लिए आप 22 मार्च से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की और जो लास्ट डेट है पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी वो आपकी 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल लास्ट डेट है, मतलब 22 मार्च से 15 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एग्ज़ाम का जो फ़ी है वो पे कर सकते हो। जो रिटन एग्जामिनेशन है वो आपका मई 2025 मंथ में होगा। यानी टेंटेटिव मंथ इन्होंने बता दिया है कि मई 2025 मई में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। हालांकि जो एग्जैक्ट डेट है वो आपको जब कॉल लेटर आएगा उसमें आपको एग्जैक्ट डेट पता होगा, ठीक है। और बैंक के वेबसाइट पे भी उस टाइम ही अपडेट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अप्लाई कहाँ से कर सकते हो? तो जो एग्जिम बैंक इंडिया की वेबसाइट है www.eximbankindia.in, वहाँ पे जाके जो करियर्स का टैब है वहाँ पे क्लिक करने पर आपको ये जो लिंक है एप्लीकेशन का वो मिल जाएगा। जो भी डिटेल्स है, जो भी अपडेट्स है वो भी आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा वो ये है कि एग्जामिनेशन कुछ सिटीज़ में ही कंडक्ट किया जाएगा। उन सिटीज़ के नाम दे रखे हैं जो कि है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली। यानी चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली में ही एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया जाएगा। यानी आपको जो सेंटर मिलेगा वो इन्हीं 4 सिटीज़ का हो सकता है, ठीक है। सेंटर चेंज हो सकता है अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं हैं तो सेंटर चेंज कर सकते हैं, बट सेंटर इन्हीं सिटीज़ में होंगे, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली। और उसके बाद जो पर्सनल इंटरव्यू है, यानी आपका रिटन एग्जामिनेशन है, एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो वो आपका मुंबई और न्यू दिल्ली में होगा, ठीक है। यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको मुंबई या फिर न्यू दिल्ली आना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। पहले पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, आपका एक पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनी का है, ठीक है। दूसरा जो है आपका डिप्यूटी मैनेजर का है। तो जो डेप्यूटी मैनेजर है वो आपका जूनियर मैनेजमेंट 1 की कैटेगरी में आता है। और जो थर्ड पोस्ट है वो आपका चीफ मैनेजर का है, जो आपका मिडिल मैनेजमेंट 3 वाले कैटेगरी में आता है। तो अगर मैनेजमेंट ट्रेनी की बात करें तो 11 वैकेंसीज है अनरिजर्व के लिए, ठीक है। एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 5 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। यानी अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें मैनेजमेंट ट्रेनी की तो 22 है। डेप्यूटी मैनेजर जो कि जूनियर मैनेजमेंट 1 की कैटेगरी में आते हैं, उसके लिए जो टोटल आपकी वैकेंसीज है वो 5 है, 4 आपकी अनरिजर्व और 1 आपका ओबीसी। और जो चीफ मैनेजर है जो मिडिल मैनेजमेंट 3 के कैटेगरी में आते हैं, उसमें कितनी वैकेंसी है? तो उसमें 1 ही वैकेंसी है आपकी, अनरिजर्व में 1, ठीक है। तो टोटल आपकी 22, 5, 27, 1, 28 वैकेंसीज है अक्रॉस डिफरेंट पोजीशंस। मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए आपका 22 है, डेप्यूटी मैनेजर के लिए आपका 5 है और चीफ मैनेजर के लिए आपका 1 है। अब आते हैं और नीचे, तो यहाँ पे उन्होंने फर्दर बाइफर्केशन किया है कि जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी है तो मैनेजमेंट ट्रेनी में भी और कैटेगरीज है जिसकी अलग अलग वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो जैसे अगर बात करें मैनेजमेंट ट्रेनी डिजिटल टेक्नोलॉजी की तो 10 वैकेंसीज उसमें है। आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी रिसर्च एंड एनालिसिस वाली जो पोजीशन है उसमें 5 है। मैनेजमेंट ट्रेनी राजभाषा में 2 है। मैनेजमेंट ट्रेनी लीगल में 5 है। और अब आते हैं डेप्यूटी मैनेजर में, तो डेप्यूटी मैनेजर लीगल 4 है और डेप्यूटी मैनेजर डेप्यूटी कंप्लायंस ऑफिसर 1 है और चीफ मैनेजर में 1 ही है, कंप्लायंस ऑफिसर जिसमें 1 है। तो ये जो 28 पोस्ट है अक्रॉस डिफरेंट पोजीशंस, इसका फर्दर बाइफर्केशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो अलग अलग स्ट्रीम्स में अलग अलग पोजीशंस हैं तो क्वालिफिकेशंस भी अलग अलग है। जैसे अगर मैनेजमेंट ट्रेनी डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी है तो क्वालिफिकेशन में क्या होगा? कंप्यूटर से, आईटी से रिलेटेड ही होगा। तो वैसा ही है। क्या इन्होंने क्या कहा है कि 60% मार्क्स आपका होना चाहिए किसमें? बीई बीटेक डिग्री कंप्यूटर साइंस में। यानी आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए किसमें? तो कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, जहाँ पे आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका 60%
ग्रेजुएशन और MCA दोनों में अगर 60% है तो वो भी कैंडिडेट जिनका ये है वो अप्लाई कर सकते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी वाले पोजीशन में। अब बात करें मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिसर्च एंड एनालिसिस वाले पोस्ट के लिए, तो इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में विथ मिनिमम 60% मार्क्स। तो या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट हो इकोनॉमिक्स में 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में ही 60% मार्क्स हो। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है इकोनॉमिक्स में, तो अगर आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में है और दोनों में ही 60% है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग राजभाषा है, इसमें क्या है, इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जैसे क्या होना चाहिए, आपके पास मिनिमम 60% तो होना ही चाहिए, ठीक है, और ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 60% होना चाहिए। साथ ही साथ आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी में, या तो आपका मास्टर डिग्री हो हिंदी में और इंग्लिश कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो, या फिर इसका ही रिवर्स है कि मास्टर डिग्री आपका है इंग्लिश में और हिंदी है आपका कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर ये दोनों नहीं है तो आपका मास्टर डिग्री किसी भी अदर सब्जेक्ट में हो, हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर किसी भी अदर सब्जेक्ट में अगर आपका मास्टर डिग्री है तो वो भी चलेगा, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए कि हिंदी मीडियम हो और इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट के फॉर्म में, या फिर एग्जामिनेशन के मीडियम के फॉर्म में हो, या फिर सेम यहाँ भी क्या है कि मास्टर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे इंग्लिश मीडियम में हो और हिंदी हो एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल पे, ठीक है। या फिर अगर मास्टर डिग्री, एक और इन्होंने यहाँ पे बताया है, एक और क्राइटेरिया है जहाँ से आप जिसको अगर आप फुलफिल करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। वो क्या है कि मास्टर डिग्री आपका हो किसी भी सब्जेक्ट में हो, हिंदी या इंग्लिश को छोड़ के, पर उसमें हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, या इनमें से कोई भी एक मीडियम हो एग्जामिनेशन का और जो दूसरा हो वो कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो। यानी आपका इंग्लिश और हिंदी या तो मीडियम या तो एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना ही चाहिए अगर आपको राजभाषा वाले पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो, ओके। अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग लीगल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपकी लॉ LLB में, ठीक है, LLB होना चाहिए आपके पास। अगर आपका इंटीग्रेटेड LLB कोर्स है जो ग्रेजुएशन के साथ आता है, जैसे BSc LLB आता है, BCom LLB आता है, तो अगर वैसा कोर्स है आपका तो 60% चाहिए उसमें। अगर रेगुलर LLB है यानी ग्रेजुएशन किया फिर आपने किया तो ग्रेजुएशन में 60% और LLB दोनों में 60% होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं डेप्यूटी मैनेजर और आपके सीनियर मैनेजर की। तो यहाँ पे क्या आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ वर्क एक्सपीरियंस का भी डिमांड रखा गया है चीफ मैनेजर और डेप्यूटी मैनेजर में। डेप्यूटी मैनेजर जो पहला है वो क्या है, लीगल है। तो जो डेप्यूटी मैनेजर लीगल पोजीशन के लिए है उसके लिए जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए लॉ में, LLB होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। वही चीज़ है कि अगर LLB कोर्स आपका इंटीग्रेटेड है तो 60% चाहिए, अगर रेगुलर है तो ग्रेजुएशन और आपका LLB दोनों में ही आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ जो LLB प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है जिनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस क्या है, तो पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एक्सीलेंट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट्स प्रेजेंट कर सके कॉम्प्लेक्स लीगल आर्ग्यूमेंट्स को, डिफेंड कर सके लीगल आर्ग्यूमेंट्स को, ये स्किल होनी चाहिए उनके पास, ठीक है। जो बैंकिंग लॉ है, प्रैक्टिस रेगुलेशन है, प्रोसीजर्स है, रिकवरी प्रोसीडिंग है जैसे सरफेसी एक्ट, DRT, IBC रिकवरी एक्शंस, इसका नॉलेज उनको होना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें डेप्यूटी मैनेजर डेप्यूटी कंप्लायंस ऑफिसर की, तो यहाँ पे आपके पास ICSI का एसोसिएट मेंबरशिप होना चाहिए। साथ ही रेगुलर ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास एडिशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है जैसे MBA है, LLB है, तो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। यहाँ भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, 1 ईयर का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। कब? जब आपने ICSI का मेंबरशिप आपको मिला उसके बाद आपका 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। कैसा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ऐसा वर्क एक्सपीरियंस जहां पे आपका जो रोल था वो क्या था, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द सेक्रेटेरियल प्रोविजंस एप्लीकेबल टू हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी अंडर द SEBI LODR रेगुलेशंस, ठीक है। इनको प्रेफरेंस मिलेगी, मतलब कि वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर किसी के पास
सेक्रेटरी प्रोविजंस एप्लीकेबल टू हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, यानी जो सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस है उसके रिलेटेड आपने जो ये उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, यहाँ का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अब आते हैं चीफ मैनेजर कंप्लायंस ऑफिसर की। तो यहाँ पे भी जो रिक्वायरमेंट है वो है आईसीएसआई का आपके पास एसोसिएट मेंबरशिप होना चाहिए, उसके बाद रेगुलर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर साथ में और भी क्वालिफिकेशन है जैसे एमबीए है, एलएलबी है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मिनिमम 10 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है, जिसमें से मिनिमम 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपका आईसीएसआई के बाद का होना चाहिए। मतलब कि 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जिसमें मिनिमम जो 5 ईयर्स है वो आपका आईसीएसआई का जो मेंबरशिप मिला उसके बाद का आपका 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, तो इंश्योरिंग कंफॉर्मिटी विद द रेगुलेटरी प्रोविजंस एप्लीकेबल टू अ लिस्टेड एंटिटी इन लेटर एंड स्पिरिट। यानी वर्क एक्सपीरियंस भी जहां पे उन्होंने काफी एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रखा है कि ऐसा ही वर्क एक्सपीरियंस उनको चाहिए जहाँ पे जो रोल है वो ये करना था कि इंश्योरिंग कंफॉर्मिटी विद द रेगुलेटरी प्रोविजंस एप्लीकेबल टू अ लिस्टेड एंटिटी इन लेटर एंड स्पिरिट। उसके बाद यहाँ पे फर्दर उन्होंने और भी रूल्स एंड आपकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने मेंशन किए हैं जो आपके पास होनी चाहिए। वो क्या है, कोऑर्डिनेशन विद एंड रिपोर्टेड टू द बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद रूल्स रेगुलेशन एंड अदर डायरेक्टिव्स ऑफ दिस अथॉरिटीज, ठीक है। Ensuring that the correct procedures have been followed and will result in the correctness, authenticity and comprehensiveness of the information, statement and reports filed by the listed entity under the regulations। मतलब यहाँ पे अगर आपका रोल ये था कि आपको देखना था कि जो फाइलिंग की है उन्होंने स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन लिस्टेड एंटिटीज ने वो कितनी करेक्ट है, कितनी ऑथेंटिक है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर आपका जो रोल था वो इसके अराउंड था कि आपको ये इंश्योर करना था कि सब कुछ सही है या नहीं, तो आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद और भी दे रखा है उन्होंने, कोऑर्डिनेशन विद एंड रिपोर्टिंग टू द बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद रूल्स रेगुलेशंस एंड अदर डायरेक्टिव्स ऑफ द अथॉरिटीज। तो ये उन्होंने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन कर रखी है जहां पे आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जो कंप्लायंस ऑफिसर है वो एक्ट करेगा कैसा है, सेक्रेटरी टू द ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड, ठीक है, ओके। ठीक है। उसके बाद देखें कुछ और जो इन्फॉर्मेशन है जिन्होंने दे रखा है। एक तो ये है कि जो फाइनल क्वालिफाइंग एग्जाम में मतलब अभी उन्होंने अपीयर हुए एग्जामिनेशन में उनका रिजल्ट नहीं आया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपका जून 1, 2025 ठीक है तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर जो ज्वाइनिंग डेट प्रिस्क्राइब किया है बैंक ने, जो भी लेटर बाद का जो डेट होगा उस डेट तक आपका जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मतलब जब भी वो मांगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यहाँ पे वो डेट लिखा हो जून 1, 2025 या जो भी उन्होंने ज्वाइनिंग डेट प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है। कैंडिडेट के पास क्या होना चाहिए, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए और कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर कैंडिडेट्स ऐसे यूनिवर्सिटी से हैं जहाँ पे लाइक सीजीपीए मिलता है, जीपीए मिलता है, रेटिंग या ग्रेड मिलती है, सॉरी ठीक है, मतलब सीजीपीए जीपीए को छोड़ के कोई रेटिंग मिलता है, कोई ग्रेड मिलता है, जैसे ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, बी प्लस है, अगर ऐसे फॉर्म में आपका रिजल्ट आता है तो वहाँ पे उनको एक लेटर अपने इंस्टीट्यूट से या जो एग्जामिनेशन वहाँ पे कंडक्ट कराते हैं वहाँ से आपको लेना होगा, जहाँ पे ये बताया गया हो कि किस तरह से किस प्रोसीजर को फॉलो करके ये जो रेटिंग और ग्रेड है वो निकाला जाता है। मतलब कोई क्राइटेरिया होगा कि 60-65% है, अगर है तो बी प्लस या बी ग्रेड होगा, तो वो जो पूरा प्रोसीजर है वो उस लेटर में लिखा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एज प्रोफाइल क्या है, तो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए आपका अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस 28 ईयर्स, ठीक है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 31 ईयर्स, एससी एसटी के लिए 33 ईयर्स, ठीक है। डेप्यूटी मैनेजर जो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 30 ईयर्स है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 33 ईयर्स है और चीफ मैनेजर के लिए 40 ईयर्स है, ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व के लिए, ठीक है। और ये आपका फरवरी 28, 2025 में ये एज होना चाहिए, मतलब फरवरी 28, 2025 तक आपका 30 ईयर्स ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या जो भी एज मैंशन है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम एज उन्होंने बता रखा है कि फरवरी 28, 2025 आपका मैक्सिमम एज का जो डेट है यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और क्या कुछ दे रखा है इन्होंने। हाँ, एक और चीज़ है, द
Selected candidates will be posted anywhere in India depending on the requirement of the bank. Therefore, only candidates willing to serve anywhere in India should apply. मतलब पहले क्या रखा है कि पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है इंडिया में, तो अगर आप विलिंग है कि आप कहीं भी काम कर लोगे तभी आपको अप्लाई करना है. Selected candidates may also be transferred to offices outside India with their consent. मतलब फॉरेन पोस्टिंग भी हो सकती है, बट आपसे पूछ के की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है विथ देयर कंसेंट, तो आपसे पूछ के किया जाएगा कि फॉरेन में आपको पोस्ट करे या ना करे. लेकिन ये जो चीज़ है 6 नंबर में कि कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है इंडिया में, वो आपसे पूछ के नहीं किया जाएगा. तो अगर आप विलिंग है कहीं भी पोस्ट, कहीं भी वर्क करने के लिए, तो आप अप्लाई करें. उसके बाद क्या, जो मैनेजमेंट ट्रेनीज जो सिलेक्ट होंगे उनको जब वो 1 साल का एक ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, उनका मैनेजमेंट ट्रेनिंग का क्या होगा, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड चलेगा. जब 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट होगा तो वो जूनियर मैनेजमेंट में डेप्यूटी मैनेजर बन जाएंगे. ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग विल बी अब्सॉर्ब्ड इन ग्रेड स्केल जूनियर मैनेजमेंट एज ए डेप्यूटी मैनेजर. कब, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड फॉर 1 ईयर इन द बैंक. यानी अगर आपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पे ज्वाइन किया तो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड, जैसे 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड आपने कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली, तो आप बन जाओगे डेप्यूटी मैनेजर. ठीक है, जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी, यानी जब आप मैनेजमेंट ट्रेनी होगे, ठीक है, और आपकी 1 साल की ट्रेनिंग चल रही होगी, तो आपको मंथली स्टाइपेंड 65,000 मिलेगा, यानी कि 65,000 रुपये आपका मंथली स्टाइपेंड मिलेगा आप. ठीक है, सैलरी दे रखी है डिप्टी मैनेजर की, क्या है 48,480 आपका स्केल ऑफ पे है. चीफ मैनेजर का कितना है, तो 85,920 है. ठीक है, ये आगे और बढ़ता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है, यहाँ पे 48,480 से लेके 85,920 तक लिखा हुआ है, तो आपका अराउंड 85,000 तो रहेगा ही. और यहाँ पे चीफ मैनेजर की जो पोस्ट है उसका यहाँ पे 1,05,280 तो रहेगा ही. ठीक है, तो सैलरी काफ़ी अच्छी है. उसके बाद पे के साथ आपको और भी अलाउंस, परक्विजिट, बेनिफिट मिलेंगे. ठीक है, जो भी आपका बैंक का जो रूल होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो ग्रेड है उसके में पे के साथ साथ आपको और भी अलाउंसेस, परक्विजिट, पर्क्स वगैरह आपको मिलेंगे. ठीक है, उसके बाद जैसे आपका हाउसिंग के लिए लोन मिल जाएगा, व्हीकल के लिए मिल जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर, चिल्ड्रन एजुकेशन, सबकी जो फैसिलिटीज़ होगी वो भी आपको साथ ही साथ अवेलेबल कराए जाएंगे. ठीक है, तो ये होगा आपकी सैलरी प्लस पर्क. उसके बाद और कोई चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा कि मार्च 22, 2025, मतलब 22 मार्च 2025 से आप कर सकते हो. ठीक है, और कैसे करना है आपको, तो आपको ऑनलाइन ही करना है. यहाँ पे चार्ज क्या दे रखा है, तो फॉर्म फिलिंग की जो चार्ज है वो 600 रुपीज़ है जनरल और ओबीसी के लिए, और SC ST PWD EWS और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है. ठीक है, और जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो रिटन टेस्ट होगा पहला, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा. ठीक है, उसके बाद हाँ, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है जब उनका वो जिस टाइम वो ज्वाइन करेंगे बैंक को, तो वहाँ पे एक बॉन्ड, उनको पर्सनल बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. बॉन्ड भी है कहाँ पे, तो अगर जैसे चीफ मैनेजर है, ठीक है, चीफ मैनेजर के केस में आपका 3 साल का बॉन्ड होगा 3 लाख रुपए का, और डेप्यूटी मैनेजर के केस में आपका 5 साल का बॉन्ड होगा. ठीक है, जिस डेट से आप ज्वाइन करते हो. अगर मैनेजमेंट ट्रेनी की पोजीशन पे आपने ज्वाइन किया, आपका सिलेक्शन हुआ एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी, तो फिर जिस टाइम आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक 3 लाख का बॉन्ड वहाँ भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. ठीक है, और क्या लिखा है, टू सर्व द बैंक फॉर 1 ईयर एज मैनेजमेंट ट्रेनी फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द बैंक एंड मिनिमम 5 years एज एम्प्लॉय फ्रॉम द डेट ऑफ अब्जॉर्प्शन इन द बैंक सर्विस. यानी कि अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी के पोजीशन पे आप ज्वाइन करते हो तो 3 लाख का बॉन्ड होगा. बॉन्ड का आपका टेन्योर क्या होगा, तो 1 साल का ट्रेनिंग तो ऐड होगा ही. जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और आप जब आप एब्जॉर्ब हो गए किसमें, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो मैनेजमेंट ट्रेनी है वो फिर वो डेप्यूटी मैनेजर बन जाएंगे. ठीक है, 1 साल के बाद डेप्यूटी मैनेजर बन जाते हैं. तो मैनेजमेंट ट्रेनी का 1 साल प्लस डेप्यूटी मैनेजर का जो 5 साल है वो आपका रहेगा बॉन्ड पे इंक्लूडेड. ठीक है, और 3 लाख का बॉन्ड होगा. ठीक है, तो बॉन्ड भी है यहाँ पे. उसके बाद देखिए और कुछ, तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है. हाँ, अब देखते हैं रिटन टेस्ट, मतलब कि पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का. तो सब्जेक्टिव पैटर्न है. ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप करके डिस्क्रिप्टिव वे में आंसर्स टाइप करने होंगे.
ठीक है, 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्टिव उन्होंने दे रखा है, टेस्ट का नाम क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्टिव। ठीक है, 2 पार्ट में होंगे। पार्ट 1 में एक क्वेश्चन होगा कंपलसरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, जिसके 40 मार्क्स होंगे। ठीक है, पार्ट 2 में आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 6 क्वेश्चन करने हैं अटेम्प्ट। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, इसका आपको मिलेगा 60 नंबर, यानी कि ये जो 6 क्वेश्चन है कि आपके 10 मार्क्स ईच होंगे। ठीक है, टाइम आपको 2.5 घंटा मिलेगा। ठीक है, तो पूरा 100 नंबर का पेपर है, 2.5 घंटे का। ठीक है, उसके बाद कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, बट द फाइनल लिस्ट ऑफ फॉर इंटरव्यूज विल बी ड्रॉन बेस्ड ऑन कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट। मतलब जो फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बट जो लिस्ट बनाया जाएगा इंटरव्यू के लिए वो आपके परफॉर्मेंस में, जो रिटन टेस्ट में जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पे बनाया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन का आपको 70% रहेगा वेटेज और इंटरव्यू का 30% रहेगा। उसके बाद अब यहाँ पे स्क्राइब की आई है जो गाइडलाइंस हैं। ठीक है, इसके बाद PWBD के लिए गाइडलाइंस हैं। हाँ, अप्लाई कैसे करना है, तो मार्च 22 से 22 मार्च से अप्रैल 15 अप्रैल के बीच आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका डायमेंशन मेंशन कर रखा है, जो भी इनका रिक्वायरमेंट है कि फोटोग्राफ का डायमेंशन क्या होना चाहिए, साइज़ क्या होनी चाहिए, वो सब आप खुद से भी चेक कर सकते हो। और यहाँ पे डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो खुद से कैसे चेक करोगे, तो ये जो पूरी PDF है नोटिफिकेशन की, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से कर सकते हो। नहीं तो मैं आपको बताऊँगा, अगर वहाँ से नहीं ओपन हो रहा है इनकेस, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है आपको। ठीक है, उसके बाद ठीक है, यहाँ पे तो कहाँ से करते हो, तो देखो PDF में ही ना यहाँ पे लिंक दे रखा है। जैसे अगर आप लिंक को क्लिक करोगे तो अभी ये नहीं खुल रहा है। ठीक है, अभी नहीं खुल रहा है क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि 22 मार्च से खुलेगा। ठीक है, तो 22 मार्च से खुलेगा, तो अभी नहीं खुल रहा है, पर जैसे ही 22 मार्च आएगा वो ओपन कर देंगे। ठीक है, तो लिंक इन्होंने PDF में ही मेंशन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद वहाँ से आप कर सकते हो रजिस्टर और अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ भी फिर से डायमेंशंस की ही उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, थंब इम्प्रेशन वगैरह हो गया, चलो हो गया। तो जितना भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स था हमने डिस्कस कर लिया है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिनको इस पोजीशंस के लिए अप्लाई करना है, वो अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और प्रैक्टिस मोड की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, जो भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, बता दूं कैसे करना है। अगर आप बाई चांस आपको जो PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर ओपन नहीं हो रहा है, तो आप सिंपल क्या करो, बताता हूँ। ठीक है, गूगल पे जाना, गूगल पे एग्जिम लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे ना एग्जिम बैंक का आ जाएगा, तो एग्जिम बैंक का करियर्स वाला होगा, या तो ऐसा अलग से करियर दिया रहेगा, या एग्जिम बैंक के नीचे ही करियर का ऑप्शन होगा। जैसे करियर का ऑप्शन को क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आया हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव, एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है उन्होंने। इसको क्लिक करते ही ये वाला ओपन हो जाता है। ठीक है, और फिर इसी में लिंक भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप अप्लाई अपना कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा पूरा आपका डिटेल इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। अब जिन भी एस्पिरेंट्स को किसी मॉक की ज़रूरत है या फिर कोई कोर्स लेना चाहते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी बैंक एग्जामिनेशन है, इंश्योरेंस एग्जामिनेशन है और रेगुलेटरी के एग्जामिनेशन है, अगर उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो और रिसोर्सेज की आपको रिक्वायरमेंट है, बी इट PDF कोर्स, बी इट वीडियो कोर्सेज, बी इट मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट फॉर प्रैक्टिस, तो आप अभी ले सकते हो। प्रैक्टिस मॉक पे होली सेल चल रहा है, जहाँ पे आपको 40% ऑफ मिल जाएगा। कूपन कोड लगाओगे होली HOLI, तो 40% ऑफ मिल जाएगा अक्रॉस आपको जितने भी कैटेगरीज है, बैंकिंग हो आपका, ठीक है, रेगुलेटरी हो, बैंकिंग के अंदर भी जितने भी एग्जाम्स आते हैं उन सब के रिसोर्सेज पे आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल ले सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।